टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी को विस्तृत रूप से जानने के लिए हम इसके प्रकार को जानेंगे। इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक ऑटोक्रेटिक और दूसरा डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मेथड में टीचर सेंटर पर आधारित होता है, यानी कि इस मेथड में सारी विषय वस्तु शिक्षक पर आधारित होती है। शिक्षक अपने अनुसार पढ़ाते जाते हैं, इसमें विद्यार्थी की प्रधानता नहीं होती है बल्कि शिक्षक की प्रधानता होती है। शिक्षक अपने अनुसार पढ़ाते जाएंगे, शिक्षार्थी उसमें से ग्रहण करते हैं कि नहीं, इसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, जिसका हिंदी होता है लोकतंत्र, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण। इसमें छात्रों की प्रधानता होती है, इसमें छात्र अधिक से अधिक भाग लेते हैं, शिक्षक उसमें केवल माध्यम होते हैं। इसमें चाइल्ड स्वतंत्र होते हैं, जितनी बार जैसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अब जितने भी प्रकार के हम टीचिंग मेथड समझते हैं, इस दोनों पर ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक दोनों से मिलता जुलता होगा, परंतु वर्तमान में डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड की ही प्रधानता है। पूर्व में अर्थात आजादी के बाद पढ़ाने का जो मेथड था वह टीचिंग सेंटर पर आधारित था, यानी उसमें शिक्षक की प्रधानता थी। शिक्षक अपने अनुसार पढ़ाते थे, एक बुक निर्धारित होता था और जिसमें एक्सरसाइज या पाठ होता था, उस पाठ को पढ़ाते जाएंगे। विद्यार्थी कितना ग्रहण किया या नहीं किया इसकी प्राथमिकता नहीं थी, परंतु वर्तमान में तरह तरह से इस पर अध्ययन किया गया, जिसमें चाइल्ड सेंटर टीचिंग की प्रधानता दी गई। तभी हम बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे तो इसके टीचिंग मेथड हैं और उसमें दोनों प्रकार के होंगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। अंत में डेमोक्रेटिक पर बल दिया जाएगा। सबसे है पहले स्टोरी टीचिंग मेथड, कहानी विधि। छोटे छोटे कक्षाओं में या ऊपर की कक्षाओं में भी कहानी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जैसे छोटी छोटी कहानी कहेंगे, उस माध्यम से बच्चे को जोड़ना या घटाना सिखाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अपने से भी छोटी छोटी कहानी बना लेंगे। जैसे एक पेड़ पर कुछ चिड़िया थी जो घोंसला बनाकर रहती थी। किसी दिन रात्रि में कोई जानवर आया, उसमें से कुछ एक चिड़िया को पकड़ लिया। तो अब हम छोटे बच्चों से पूछ सकते हैं कि अब कितने बच गए, तो बच्चे बताएंगे, घटा कर कम करके बताएंगे कि इतना कम हो गया। उस तरह से बच्चों को घटाने की प्रक्रिया समझ में आएगी। या ये भी कह सकते हैं कि जो चिड़िया रहती थी उन्होंने अंडे दिए, फिर बच्चे हुए, इस तरह उनकी संख्या बढ़ गई। इस प्रकार जोड़ना भी सीख सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिसके माध्यम से हम फ्रैक्शन समझेंगे, जिसको भिन्न कहते हैं। जैसे 4 मित्र हैं, A B C D, चारों मित्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसमें किसी एक मित्र का जन्मदिन है, वह अपने जन्मदिन पर अपने चारों मित्र को बुलाता है और एक केक को काटता है। तो जब मित्र 4 हैं तो केक को 4 भाग में बांटेंगे। वहाँ छात्र को समझाना होगा कि 4 का अर्थ हुआ 4 भाग में केक बट गया तो 1/4। एक छात्र को A को मिलेगा 1/4, B को भी मिलेगा 1/4, C को भी और D को भी मिलेगा। यहाँ 1/4 को हम समान, ये थोड़ा कहना कठिन है, लेकिन उस केक को देखते हुए उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से ये बात बैठ जाएगी कि चारों केक का टुकड़ा बराबर है, अर्थात 1/4 और 1/4 सब बराबर है। इसको
एक छोटे से वीडियो के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि कैसे छात्र की को बांटते हैं और कैसे 1/2 समझ में आसानी से आ सकता है। रिक ने काटा और हमसे जाते हैं
अब हम दूसरे टीचिंग मेथड अर्थात विश्लेषण विधि को जानेंगे। विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, अर्थात सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये बच्चा पहले से जानता नहीं था, फिर भी जैसे हम उसको ये बात बतलाएंगे तो वह भिन्न भिन्न तरह से ट्रायंगल बनाएगा, उसके एंगल को मापेगा और जोड़ेगा। बार बार करने के बाद उसके दिमाग में ये बात स्पष्ट रूप से बैठ जाएगी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही अर्थात दो समकोण ही होता है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी ट्रायंगल के दो साइड पे को मापेंगे और उसको जोड़ेंगे तो तीसरे साइड से बड़ा होगा। जैसे ही ये बात हम छात्रों के बीच रखेंगे तो यदि वह पहले से नहीं जानते हैं तो वह अज्ञात है, लेकिन जैसे ही इसको वेरीफाई करेंगे यानी बार बार ट्रायंगल के दो साइड किसी दो साइड को मापेंगे और जोड़ेंगे और पाएंगे कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो उनके मन में यह स्पष्ट रूप से बैठ जाएगा ये फॉर्मूला ही ऐसा सही है या यह फॉर्मूला होता ही है। इसका प्रयोग रेखा गणित में अधिक से अधिक किया जा सकता है। इस विधि का विश्लेषण विधि का कुछ गुण भी है और कुछ अवगुण भी है। सबसे पहले गुण के बारे में जानें। स्वयं समस्या समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है, अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। खोज करने की क्षमता का विकास होता है, परंतु इसमें कुछ दोष भी है। अधिक समय लगता है, इस तरह के प्रश्न के समाधान में अधिक समय लगता है। छोटी कक्षा में बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। इस तरह के प्रश्न छोटे बालकों में डाला जाएगा तो उनके लिए यह असंभव है, इसलिए ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। इस तरह के मैटर को पढ़ाने के लिए एक कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। और अंतिम है दोष में कि तर्क शक्ति की जरूरत होती है। ये छात्रों में तर्क शक्ति विकसित करके लिए छात्रों में पहले से तर्क शक्ति है तो इसमें रुचि लेंगे, अन्यथा उनके लिए समस्या होगी। तीसरा बिंदु है संश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षाओं में पढ़ाने में आता है, शिक्षक पढ़ाते हैं कि a बराबर b, a एक संख्या है और b एक संख्या है, दोनों बराबर है। दूसरा आता है b बराबर c, दोनों को छात्र को समझ जाता है कि a बराबर b और b बराबर c। लेकिन तीसरा पॉइंट आता है कि b बराबर c, a बराबर c, अर्थात जब b के बराबर a है और b के बराबर c है तो a बराबर भी c है। यही कहा जाएगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। परंतु इस विधि में भी कुछ गुण और दोष हैं। जैसे गुण में हम कह सकते हैं कि यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। समस्या का हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय लेती है। स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि है। ज्यादातर गणितीय समस्या इस विधि से ही हल किया जाता है। इसके लिए एक हम उदाहरण लेंगे। जैसे छोटे कक्षाओं में मल्टीप्लाई सिखाना है। छोटे कक्षाओं में मल्टीप्लाई सिखाना है, वहाँ हम छात्रों को जो पूर्व से पढ़ाते आए हैं, प्राचीन परंपरा है मल्टीप्लाई का, उससे थोड़ा अलग हटकर सिखाएंगे। जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है 2, 3,
में 3 2 से। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्व के अनुसार लिखते हैं यहाँ 6, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं 9 और यहाँ लिखते हैं 6। इसको ऐड करते हैं तो आता है 7 3 6। इसमें समय अधिक लगता है और छोटे छोटे छात्रों को समझने में भी समस्या होती है। इसको हम दूसरे मेथड से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 3 और 3 2 लिखेंगे और यहाँ फर्स्ट में दाहिने तरफ से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे कि पहले में भी लिखे थे। 2 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस का अर्थ हुआ कि 2 का 2 से और 3 का 3 से। 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। 4 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 13। 13 का 3 लिखेंगे, कैरी हुआ 1 याद रखेंगे। अंत में लेफ्ट वाले दोनों अंक को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुना 6 और एक हासिल था उसको जोड़ दिए 7। अब देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई को 7 3 6 7 3 6। ये दूसरा वाला विधि सरल है और आधुनिक है, समय की भी बचत हो। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 102 103। सामान्य विधि से आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, आप वैसा कर सकते हैं। दूसरा हम मेथड जो अपनाए हैं उसको आप देखिए। 102 जो है 100 से कितना अधिक है तो पाएंगे 2। 103 100 से कितना अधिक है तो 3। अब हम क्या करेंगे कि दाहिने तरफ 2 3 जो लिखे हैं जो सबसे अधिक था उसका मल्टीप्लाई कर, तो उसका मल्टीप्लाई होगा 6, उसका मल्टीप्लाई हुआ 6। दूसरा, अब 102 और 103 जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार जो अंक आता है उसको जोड़ देना है। 102 में 3 जोड़ेंगे तो, चाहे 103 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 105। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 3 गुना जो 6 लिखे हैं फर्स्ट में वह 2 अंक में होना चाहिए। यदि 6 केवल एक आया है तो वहाँ एक 0 दीजिए और आंसर को प्राप्त कीजिए। जैसे 10506 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई समझा करके बच्चों को इस विधि से अवगत कराया जा सकता है। इसके दोष भी हैं, इस विधि के दोष भी हैं। इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। ये जो मेथड था इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने का विकास नहीं हो पाता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, यह विकास में सहयोग नहीं करती है। तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। आगे पढ़ेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उनसे उसी आधार पर नियम बताए जाते हैं। इस विधि के 3 कार्य के लिए जाना जाता है। जैसे एक में है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस विधि में एक गुण है जो इस प्रकार है। यह एक वैज्ञानिक विधि है।
स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक अस्थायी अधिगम होता है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। यह छोटी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बन जाती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं छोटा सा। ये उदाहरण से पहले इसके दोष को जान लेंगे। यह विधि धीमी है, यह अधिक लगता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता होती है। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं है। कई बार छात्र गलत निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर भी एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगोनल को जोड़ेंगे या अन्य तरह से लाइन खींचेंगे तो उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। जैसे साधारण तौर पर एक क्वाड्रिलेटरल हम खींचते हैं और उसके एक डायगोनल को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि त्रिभुज की संख्या 2 है, अर्थात 1 और 2। ये तो साधारण है, कोई बच्चा बतला सकता है या जान सकता है। इसी का दूसरा रूप देखिए। यहाँ दूसरे क्वाड्रिलेटरल में हम 2 डायगोनल जोड़ दिए, जिसमें दिखता है कि 4 ट्रायंगल है साधारण रूप से, लेकिन इसमें ट्रायंगल अधिक है। तो गिनने में या बार बार नाम लिखने में, जैसा कि पूर्व में इस विधि में हम समझे कि गलती हो जाती है, तो यहाँ वैसा नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, 4 ट्रायंगल स्पष्ट दिखता है तो 4 में आप 2 से गुना कर दीजिए और 8 ट्रायंगल बता दीजिए। बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पुनः इसमें को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे दोनों डायगोनल को मिलाने के अलावा हम और 2 और 1 अभी खींचे हुए, केवल 1। इस तरह से देखेंगे, इसमें ट्रायंगल दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 दिख रहा है लेकिन 6 ट्रायंगल है नहीं। यहाँ क्या करेंगे, 6 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी 12। इस तरह से आप छात्रों को ये बात समझा सकते हैं। एक इसमें और भी देख लीजिए, दूसरे डायगोनल को मिलाते हैं। दोनों डायगोनल मिलाने के अलावा आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन 2 खींचिए। इस तरह से इसमें ट्रायंगल की संख्या हो गई 8, जो दूर से दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन है इसमें ट्रायंगल बहुत अधिक। उसके लिए हम करेंगे क्या, 8 ट्रायंगल गिने हुए हैं, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि पूर्व में हम ये सीख चुके हैं और ट्रायंगल की संख्या बतानी है 16। इस तरह से इसको कोई भी विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है, इसलिए यह मेथड भी बहुत उपयोगी है। अगला मेथड है ये निगमन विधि। इस निगमन विधि, यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से असूक्ष्म की ओर चलते हैं। इसके कुछ गुण हैं। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि से छात्र अत्यंत सरल तथा शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंक गणित एवं बीज गणित में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है। स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, जिसको एक साधारण से उदाहरण से समझा जा सकता है। इसमें उसी संख्या को हम समझेंगे जिसके अंत में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो। स्क्वायर का अर्थ हम लोग जानते हैं, यानी उसी संख्या से
उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना हो। यहाँ देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि 25 है, में 25 से गुणा करते हैं तो साधारण तौर पर छात्रों में ये याद ही रहता है 25 का, लेकिन इससे बड़ा भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें करेंगे क्या, ये लाइन एक हम कीजिए, इधर जो राइट में 5 है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए 25 इतना लिख सकते हैं। इधर अब लेफ्ट में देखिएगा 2 बचा है, नीचे वाले 2 में एक अपने से अंक बढ़ा लेंगे। 2 है तो क्या कर लिए 3, और 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लिख देंगे। ये समय का बचत करेगा और बच्चों को याददाश्त भी बढ़ाएगा। जैसे इसमें इससे थोड़ा भारी लीजिए, 35 ले सकते हैं, 35 इंटू 35, यहाँ भी उस नियम के अनुसार 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 लिख दीजिए। 3 में एक बढ़ाएंगे तो होगा 4, और 4 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर के छात्र को समझाया जा सकता है। अब इसके दोष को जानेंगे। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र नियमों एवं सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उन्हें याद करते हैं। इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थायी भाव स्पष्ट होता है, अर्थात इसके जो रूल हैं उसमें छात्र को हमेशा हमेशा रट कर याद रखना पड़ेगा, तभी इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अगला विधि है अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि में जानने के लिए एक शब्द आता है हीरोस्को शब्द ग्रीक शब्द है जिससे यह बना हुआ है। इसका अर्थ होता है हिंदी में मैं खोजता हूँ। इससे स्पष्ट हम समझ सकते हैं कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जा सकता है। इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता है, बल्कि प्रश्नों द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय होता है, इसमें छात्र निष्क्रिय नहीं होता है, मात्र स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक बन जाते हैं। जो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे आपको 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर निकालना है। ऐसे यह दिखने में लंबा चौड़ा दिखता है। जो इस विधि को नहीं जानता होगा वो 51 का मल्टीप्लाई करेगा, फिर 48 का मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद माइनस करके आंसर तक पहुंचेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है। दूसरा इसका फॉर्मूला है, उस पर ध्यान ले जाइए। इसमें दोनों अंक के डिफरेंस को जानेंगे। इसमें दोनों अंक के डिफरेंस को जानेंगे तो 51 और 48 में 3 अंक का अंतर है, तो जो अंतर है उससे एक कम कर लेंगे। यहाँ अंतर है 51 में 48 में कितना 3 से एक कम किए तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद 99 से 2 को माइनस करके लिख देंगे। 99 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 97। पूर्व में क्वेश्चन लिखने के बाद जितनी समस्या दिख रही थी अब वैसा नहीं है। यदि छात्र को समझ लिया तो बहुत कम समय में भी इस विधि द्वारा बड़ा से बड़ा इस तरह का कैलकुलेशन कर सकता है। एक और इसका एग्जाम्पल देंगे जिससे यह स्पष्ट हो जाए। 54 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, दोनों अंक का डिफरेंस है। 54 से 45 घटाएंगे तो आएगा 9 से 1 कम करके लिख देंगे 8।
अब हम 99 से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 91, जो हमारा आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में भी कुछ बारीकी है। दोनों संख्या का सम जो माइनस करना है, दोनों संख्या का सम 99 होना चाहिए, तब इस विधि का प्रयोग छात्र या हम लोग कर सकते हैं। अब इस विधि का दोष भी जानेंगे। यदि केवल असाधारण व्यक्ति वाले छात्रों के लिए यदि केवल असाधारण बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते। ये जो बहुत तेज विद्यार्थी है सो इस विधि का उपयोग कर पाएगा, यानी वह स्क्वायर जानता हो, संख्या को का डिफरेंस निकाला जाता है, तब इस मेथड को पकड़ पाएंगे। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, यानी उपयोगी नहीं है। यदि यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वे अपनी गलती को समझ पाए। अर्थात इस तरह के बनाएंगे क्वेश्चन तो उसको अपने से भी सामान्य मल्टीप्लाई द्वारा वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, या गणित का अन्य सारे फॉर्मूले हैं जिसके आधार पर इसको चेक किया जा सकता है। अगला विधि है समस्या समाधान विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखते हैं और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने को बोलते हैं। छात्र अपने अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके लिए तरह तरह के एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, जैसे टेबल लिखना। स्वयं करने के लिए टेबल लिखने को यदि हम सिखाते हैं तो सबसे सामान्य एक मेथड है कि उस तरह के टेबल को सीखेंगे तो थोड़ा सिंपल हो, क्योंकि फर्स्ट में सिखाना है। सबसे सिंपल है जिस टेबल के संख्या के अंत में 9 हो, जैसे 19 है, 29 है, 39 है, 49 है। ऐसे हम लोग सामान्य रूप से कक्षाओं में 20 तक की टेबल सिखाते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ गई तो ऊपर का टेबल भी यानी 9 वाला भी सीखेंगे। जैसे हमको लिखना है 29 का टेबल लिखना है, तो करेंगे क्या, 29 30 से कितना कम है ये जानकारी करेंगे। अर्थात बच्चा बताएगा कि एक कम है तो जिसको दूसरे मेथड में लिख सकते हैं 31, यानी 31 से एक कम है, ये उसके ऊपर लिख लेंगे। अब छात्र को बताएं कि 9 के ऊपर -1 है तो 9 से 1 माइनस करते जाइए और 3 में 2 को जोड़ते जाइए। इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो टेबल तैयार होगा। जैसे 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और 3 जो जोड़ेंगे तो 5, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। ये 7 से 1 घटाएंगे तो 6 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। 6 से 1 घटाएंगे तो 5 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। अब 5 से 1 घटाएंगे तो 4 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और 26 में 3 जोड़ेंगे तो 290। जब 290 आएगा तो हम यहाँ छात्र भी समझ जाएंगे कि 29 पे 0 आ गया, यानी 290 आया तो हमारा टेबल सही है। यदि बीच का कैलकुलेशन सही होगा तो टेबल भी सही होगा। इस तरह से छात्र
19 का, 29 का, 39 का, 49, 59 या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंत में 9 है उसका टेबल लिख सकते हैं। इस विधि के कुछ दोष भी हैं। यदि समस्या कठिन हो तो छात्र में विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है। यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की सूची में कमी आ जाती है, यानी रुचि लेने वाले छात्रों की संख्या घट जाती है, समय भी अधिक लगता है। एक और छोटा सा उदाहरण लेंगे कि दिए हुए ट्रायंगल में यदि हम ट्रायंगल खींचते हैं तो छात्र से गिनने को कहेंगे कि ट्रायंगल की संख्या बताइए। जैसे यहाँ इसमें हम 1, 2, 3 इस तरह से हम 3 लाइन उसके अंदर और खींच दिए और छात्र से कहेंगे कि ट्रायंगल की संख्या को गिनिए। ये बताना थोड़ा कठिन है, बताते बताते कहीं ना कहीं हम एक छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, जिससे सही उत्तर से हम लोग दूर चले जाते हैं। इसका सिंपल मेथड है, इसके बेस को गिनेंगे, यानी ट्रायंगल जो बना है बेस पर उसके बेस को गिनिए। 1, 2, 3, 4 4 बेस है, चारों संख्या को जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 अर्थात 10। इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या कुल 10 है। चाहे जिस तरह से गणना करें कुल संख्या ट्रायंगल का होगा 10। यदि इससे भी जटिल कोई करता है तो दूसरा एक फिगर लीजिए, इसमें भी उसी तरह से ट्रायंगल बनाइए। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 इसमें हमने क्या किया कि यहाँ 2 को जोड़ दिए और यहाँ भी 2 को जोड़ दिए। वहाँ भी बेस है 1 और 2, यहाँ भी बेस है 1 और 2। इसमें ट्रायंगल की संख्या बताना है। थोड़ा उससे ये कठिन दिख रहा है परंतु है सिंपल। इसमें भी बेस को जोड़िए। आप नीचे के बेस वाला को जोड़े थे 1 + 2 + 3 + 4 बराबर आया था 10। अब 10 में प्लस करिए, ऊपर वाले बेस को जोड़िए 1, 2, 3 और फिर 1, 2, 3 यानी ट्रायंगल की संख्या हो गया 16। आप इस तरह से जगह की कमी हो रही है। पुनः एक बार दूसरे फिगर को देखिए, इसे थोड़ा छोटा बनाएंगे। वन यहाँ बेस गिनिए, यहाँ भी बेस गिनिए और यहाँ 3 को लेकर बेस गिनिए। अब यहाँ बेस की संख्या के नीचे का गिने थे तो आया था 10, ये आया था 3, ये आया था 3 अर्थात आया था 16। पुनः बेस 3 आया है 1, 2, 3 + 1 + 2 + 3 16 × 1 = 17 2 × 9 = 3 22। कुल त्रिभुज की संख्या इस फिगर में 22 होगा। इस तरह से कठिन समस्या को जो इस प्रकार का हो उसका समाधान किया जा सकता है। आगे है नंबर प्रयोजन विधि का।
जैसा कि पूर्व शुरू में ही हमने बता दिया कि टीचिंग मेथड के अनेक विधि को हम लोग सीखेंगे, लेकिन हमारे छात्रों के लिए कौन उपयोगी है ये हम तो पढ़ते पढ़ते अंत तक समझ पाएंगे ही। ऐसे हम भी बताएंगे कि कौन है। वर्तमान में जो छात्र केंद्रित है उसी की प्राथमिकता है, या समय को बचाना, सभी छात्रों को समझना। अंत ये सारे विषय को पढ़ते पढ़ते ये विषय स्पष्ट हम लोगों के सामने आ जाएगा कि कौन सा विधि उत्तम है। अभी प्रयोजन विधि के बारे में पढ़ रहे थे। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किया था। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा फल भी निकालता है। इसके लिए समझने के लिए प्रयोगशाला विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम छात्र को विभिन्न प्रकार के सेब दिखाएंगे या पात्र देंगे, तो उसमें ऊपर की कक्षाओं में आता है कि हम किस परिस्थिति में किसी वस्तु का सरफेस एरिया निकालते हैं, आपस परिस्थिति में उसका वॉल्यूम निकालते हैं। या छात्र नहीं समझ पाता है कि दीवार रंगना है तो हम सरफेस एरिया निकालें तब फॉर्मूला लगाएं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इस तरह से इस विधि में यदि प्रयोगशाला में जाकर के वह इन सारे शेप को देखता है और आप उसको समझाते हैं कि इस पात्र में जितना कुछ रखने की क्षमता है वह उसका वॉल्यूम है, या इसके फेस को रंगना है या साफ करना है, उस परिस्थिति में इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो छात्र आसानी से समझ पाएंगे। या प्लेन फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन, उसमें अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल को पहचानना है। तो इस विधि से, प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड से, उस फिगर में स्पष्ट रूप से छात्र को समझाया जा सकता है कि जो आमने सामने साइड जो दिख रहा है वहीं उसका अपोजिट साइड कहलाता है, या आमने सामने जो दिख रहा है एंगल वह अपोजिट एंगल कहा जाता है। जिस बात को थ्योरी के माध्यम से छात्र अच्छा से नहीं समझ पाता है, इस प्रोजेक्ट मेथड से आसानी से समझाया जा सकता है। इस मेथड के भी कुछ गुण हैं, जैसे छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। प्रोजेक्ट वर्क करने से छात्र में करने की क्षमता बढ़ती है। छात्रों में निरीक्षण, तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। इसके कुछ दोष भी हैं। सभी पाठों में इसको नहीं पढ़ाया जा सकता है। सभी कक्षाओं में, कहिए कि सभी कक्षाओं में इस विधि को नहीं पढ़ाया जा सकता है। एक अगला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में शिक्षक प्रधान होते हैं। शिक्षक लेक्चर देते जाएंगे, छात्र सुनते जाएंगे। इसमें छात्र की प्राथमिकता नहीं रहती है। छात्र समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ये उनको बोलने की स्थिति में ये विधि नहीं आता है। इसमें केवल शिक्षक बोलते जाएंगे, छात्र को केवल सुनना पड़ता है। यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर तथा उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, परंतु छात्र जो हैं इसमें सहभागी नहीं होते हैं, केवल लेक्चर सुनते हैं। इसका गुण है यह किसी विषय को पढ़ने की सबसे सरल विधि है। इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। कुछ दोष भी है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहता है। यह विधि करके सीखने पर बल नहीं देता है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला है खेल विधि। में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देते हैं। इस विधि को प्रोवेल ने
दिया है, इसका नाम हेनरी कोल्डेन कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात खेल खेल के माध्यम से ही छात्र को जोड़ना, घटाना आदि सिखाया जाता है। इसके गुण में है छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तो बच्चों का मन लगा रहता है। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यह विधि पढ़ो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु इसके कुछ दोष भी हैं। कुछ छात्र जो शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में अपने को असमर्थ महसूस करते हैं, अर्थात कुछ छात्र जो शारीरिक रूप से शिथिल होते हैं इस विधि में रुचि नहीं लेते हैं। आगे है एक मेथड, ट्यूटोरियल मेथड। ये देखा जाता है कि किसी कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या जो है वह सबकी क्षमता एक प्रकार की नहीं है। कुछ छात्र बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ बहुत कमजोर होते हैं। तो ट्यूटोरियल मेथड में उन सारे छात्रों को उनके नॉलेज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 2 या 3 या 4 खंडों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षक की व्यवस्था रहती है। जिस स्तर के बच्चे होते हैं उसी स्तर से उन्हें पढ़ाया जाता है ताकि सभी बच्चे अच्छे से अच्छे स्थिति में आ सकें। अगला है ये प्रयोगशाला विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथा इस नियमों और सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के शेप वाले सॉलिड को पहचान कर उसमें वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालने को भी सिखाया जा सकता है। यानी प्रयोगशाला विधि में पाइथागोरस के प्रमेय को भी सिद्ध किया जा सकता है। इसमें गणित के अध्ययन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को लाभप्रद समझा तथा इस विधि को गणित के अध्ययन के लिए उपयुक्त पाया। इस विधि में बालक स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों संबंधी आदि सत्यता की जांच करते हैं और उनका उपयोग व्यवहारिक समस्याओं के हल करने में करते हैं। इस विधि की सहायता से विद्यार्थियों की गणित के प्रति रुचि जागृत होती है तथा वे स्वयं उपकरण की सहायता से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि में क्रिया से सीखना का सिद्धांत काम में लाया जाता है। इसमें केवल पुस्तकीय ज्ञान का उपयोग नहीं माना जाता है। गणित की प्रयोगशाला के लिए निम्न यंत्रों एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। ज्यामिति के उपकरण गोला, घन, वर्ग आदि के मॉड्यूल, तराजू, कैंची, सर्वे औजार, थर्मामीटर वगैरह का उपयोग किया जाता है। इसमें एक और सीखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी संख्या का स्क्वायर निकालना। जो किसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जैसे 5 वाले संख्या का स्क्वायर निकालना हम लोग सीख चुके थे। अभी सीखेंगे जैसे जिसमें 5 नहीं है, अदर कुछ संख्या है, जैसे 4, 2 का स्क्वायर निकालना
है। इसमें स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं कि 4 2 में 4 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या अन्य ज्यामितीय मेथड का उपयोग करते हैं जिसमें अधिक समय लगता है। सामान्य रूप से बालक 4 2 लिखता है और उसमें मल्टीप्लाई करता है 4 8 8 8 और 16 और तब उसको ऐड करता है। हम लोग यहाँ उस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ 2 का स्क्वायर करके लिखेंगे 2 दूना 4, ये एक अंक आएगा तो इसको 0 लेकर 2 अंक बना लेंगे। उसके बाद तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए। ये 2 2 का स्क्वायर किए तो 4, 2 अंक का होना चाहिए तो 0 4 लिख दिए। अब 4 का स्क्वायर करके लिख दीजिए 16। 2 2 का स्क्वायर किए तो 4 और 4 4 का स्क्वायर किए तो 16। अब तीनों संख्या का गुना करेंगे। 4 में 2 से और 2 में उसके स्क्वायर वाले जो संख्या 2 है उससे 4 दूना 8 8 दूना 16 16 उसके नीचे लिखकर जोड़ देंगे तो वहीं आएगा 4 6 4 6 7 1। इस तरह से हम स्क्वायर करना भी सीख सकते हैं जिसके अंत में 5 नहीं है, चाहे और कोई मेथड नहीं लग सकता। और भी छोटी संख्या को ले सकते हैं, जैसे आप ले लिए 3 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर किए तो 16। इसमें 2 अंक है तो 0 की आवश्यकता नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसके लेफ्ट में 0 लिख भी सकते हैं, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। अब तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए 3 4 या 12 और 12 या 24, यानी 3 चौका 12 और 12 दूना 24। दाहिने से एक अंक छोड़ करके 24 लिखकर जोड़ देंगे 6 5 9 2 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर करना भी सिखाया जा सकता है। और भी इस विधि में प्रयोगशाला में उपकरणों की सहायता से विद्यार्थियों को वस्तुओं, चित्रों आदि के आकार के बारे में सही सही ज्ञान मिलता है तथा जीवन में इनका व्यवहारिक उपयोग संभव है। इस विधि का सफल प्रयोग अध्यापक की सूझबूझ पर निर्भर करता है। दशमलव प्रणाली, माप तौल, प्रतिशत, औसत, ब्याज, फलन की विधि, समय एवं दूरी, समय और काम, समानुपात, बीजगणित में सूत्रों, ज्यामिति में प्रायोगिक कार्य आदि को प्रयोगशाला में कार्य द्वारा विद्यार्थियों को इन उप विषयों के व्यवहारिक पक्ष का बोध कराया जा सकता है। आज के युग में लेखाचित्र का अध्ययन का अत्यंत महत्व है तथा इनको प्रयोगशाला में अध्ययन तथा तुलना का एक उपयोगी साधन बनाया जा सकता है। खेल के मैदान में जो फील्ड है उसका क्षेत्रफल निकालना, विद्यालय भवन का सर्वे करना, पुताई करना, रंगाई के खर्च की गणना करना आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां विद्यार्थी स्वयं तत्वों का संकलन कर अपेक्षित जानकारी की गणना कर सकते हैं। जैसे कि आप वाल का एरिया निकालना सिखाए हैं, उस आधार पर प्रयोगशाला विधि में वाल का एरिया निकालेंगे और जो उसका खर्च का दर होगा उस आधार पर खर्च भी निकाल सकते हैं। इस तरह से छात्र इस विधि से लाभ ले सकते हैं। प्रयोगशाला में माप तौल, चित्र खींचना, तुलना करना, अनुमान लगाना, विज्ञान के तथ्यों तथा गणितीय विश्लेषण करना, मॉडल बनाना, ज्यामिति के प्रमेयों की प्रायोगिक हल ढूंढना, विज्ञान की नई खोजों के गणित पक्ष में समझना, अनेक सूत्र का विश्लेषण कर उनकी सत्यता की जांच करना आदि अनेक क्रियाकलाप है जिनको प्रयोगशाला में भली भांति समझा जा सकता है। समस्या हल करने की योग्यता का विकास प्रयोगशाला विधि से भली प्रकार किया जा सकता है।
इन सारे विधियों में जो बाल केंद्रित विधि है वही आज के समय के लिए उपयोगी है। हम सभी बाल केंद्रित जो विषय था उस पर बल देंगे और उसके द्वारा अपने छात्रों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। माननीय रिसोर्स पर्सन श्री रणजीत सिंह, टीजीटी महावीर सरस्वती विद्या मंदिर बहरन गोपाल सिवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों के बहुत सारे मन में प्रश्न थे जब यह सेशन शुरू हो रहा था। उस समय लग रहा था टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स सुनते ही बहुत लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोग जो है कमजोर होते हैं। बट जो सेशन था वो सेशन जो है यह हमें यह बताता है कि हम छात्रों में गणित सीखने और सिखाने का किस प्रकार से कह सकते हैं कन्विंस करें, किस प्रकार से जो है हम छात्रों के अंदर से डर निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से खुद मैं ही जो है बहुत डरा हुआ था, मैं ये सोच रहा था क्या सीखने को आज मिल सकता है, मैथ्स में तो मैं खुद कमजोर हूँ, कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा। देन दिस इज द टीचिंग मेथड, दैट हाउ टू टीच द मैथमेटिक्स एंड योर टीचिंग मेथड शुड बी द चाइल्ड सेंटर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें हमें समझ में आई। बहुत सारे प्रश्न थे और प्रश्न हम पूछना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से आपने प्रत्येक जो विधि है उन विधियों को हम लोग यूज भी करते हैं, तो उन सारी विधियों का जिस प्रकार से आपने गुण और दोष बताया, तो हमें यह निर्धारण करने को मिला कि किस प्रकार से हम कौन सा सही मेथड और कहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। आपसे आग्रह है कि अगली जो भी लिंक जाएगी उसके लिए आप सभी समय से जुड़े और समय से इसका रजिस्ट्रेशन करें। कल जो है पुनः इन हाउस ट्रेनिंग होने वाली है, वो भी ऑनलाइन होगी। तो आप सभी से आग्रह है कि कृपया ग्रुप में एक दो बार जरूर जो है ओपन करके उसे देख लें कि क्या नोटिस आ रही है। आप सभी इस प्रशिक्षण में भाग लिए, इसके लिए महावीर सरस्वती विद्या मंदिर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।